आज मन में बहुत सी चिंताएं हैं और सिर्फ चिंताएं नहीं हैं, एक पनपता हुआ आक्रोश है, नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए क्योंकि एक लिस्ट जारी की गई है। और आप जानते हैं लिस्ट क्या है? यह लिस्ट कहती है कि इस देश में मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। यह लिस्ट जारी की है एक अतिवादी संस्था ने, जिसका एक इतिहास रहा है देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का, कुछ लोगों के खिलाफ जो सत्ता से तीखे सवाल करते हैं उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का। मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस संस्था का नाम लेना यानी कि उसकी गरिमा को बढ़ाना, और वो इस लायक नहीं है। मगर बात वो भी नहीं है। बात यह है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, और बहुत ही चिंताजनक है ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें कुछ पत्रकार हैं, इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसमें कुछ वकील हैं, और इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो सत्ता से सीधे सवाल तो पूछते ही हैं, बल्कि मजलूमों, कमजोरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज ये लिस्ट कहती है कि ये तमाम लोग आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक? क्या आपको अंदाजा है कि इस तरह की लिस्ट जारी करके हम कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं? आतंकवादी तो बहुत दूर की बात है, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी आम तरीकों से कमाते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, और इस लिस्ट को जारी करके, इसका प्रसार करके लोगों को भड़काया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना भावात्मक क्यों हो रहा हूं, इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूं? मैं इमोशनल इसलिए हूं क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम भी है। इस लिस्ट में मेरे अलावा उन तमाम पत्रकारों का नाम है जिन्हें बदनामी हासिल है इस सरकार से सवाल करने की। अब आप कहेंगे कि हम क्यों ना इसे इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, मगर यह वो संस्था है जिसके खिलाफ 1 दर्जन FIRs हैं, मगर ना उत्तर प्रदेश सरकार ने ना केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया। तो यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि क्या इस तरह की संस्थाओं को संरक्षण हासिल है सरकार का? क्या इस तरह की संस्थाओं को संरक्षण हासिल है सत्ता से जुड़ी पार्टी बीजेपी का? मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संस्था के 2 कारनामे आपको बताना चाहता हूं। एक जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं, और दूसरा जिसके भुक्तभोगी टेलीविजन पत्रकार रवीश कुमार हैं। मेरे बारे में कासगंज एपिसोड के दौरान यह अफवाह फैलाई गई थी कि मारे गए हिंदू लड़के चंदन गुप्ता की मौत को मैंने सही ठहराया था। आप खुद जानते हैं चंदन गुप्ता की मौत एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। कोई राक्षस ही हो सकता है जो उसकी मौत को जायज ठहराएगा, मगर यह अफवाह मेरे बारे में फैलाई गई और 48 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा, मुझे गालियां दी जाती रहीं। यह काम था इस संस्था का। अब बात करते हैं रवीश के साथ इन्होंने क्या किया। क्या आप जानते हैं कि संस्था ने एक झूठ यहां पर भी फैलाया कि रवीश ने एक हिंदू लड़की के बलात्कार को जायज ठहराया। हालात ये हो गए कि कई लोगों ने लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे खुद को टेलीफोन कॉल्स आए जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हें 72 हूरों के पास भेजेंगे। पुलिस को मैंने इसकी शिकायत भी की, मगर हुआ कुछ नहीं। जैसा कि इन मामलों में कुछ नहीं होता है, पुलिस को आप शिकायत करते हैं, पुलिस 1-2 फोन कॉल्स करती है और उसके बाद मामले को भूल जाती है। मगर सवाल यह कि क्या हम ऐसी संस्थाओं को भूल जाएं? हम भूल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग मेरे और उन तमाम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो सत्ता से तल्ख सवाल करते हैं, जो कि मौजूदा वक्त की जरूरत है, उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और सिर्फ इन संस्थाओं तक सीमित नहीं है, इनके खिलाफ दर्जन भर FIRs होने के बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं होता, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता ऐसे लोगों के साथ है। आप बताइए, क्या इसके अलावा इसका कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? हो सकता है कोई एक्सप्लेनेशन? और दूसरी बात,
अब मैं इन संस्थाओं को क्या ब्लेम करूं? सच तो यह है कि ये जो रोग है, ये जो कैंसर है, वो अब मुख्य धारा की मीडिया में प्रवेश कर चुका है, जहां बाकायदा एक गुट के लिए, कुछ लोगों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने एक चैनल को चेतावनी दी थी, कहा था कि तुम माफी मांगो, मगर उस चैनल ने आज तक माफी नहीं मांगी है। यानी कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। और वो डरेंगे क्यों? क्योंकि इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, सरकार उन पर कोई लगाम नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि एक सियासी सोच की जो बदनुमा राजनीति है, उसका प्रसार करने के लिए यह तमाम चीजें कारगर साबित हो रही हैं। मगर आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें दफन हो जाएं? ऐसी आवाजें जो बुनियादी मुद्दों को आपके सामने उठाती हैं, जो ऐसे मजलूमों की आवाज बनते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें दफन हो जाएं? और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आम इंसान की आवाज सत्ता तक पहुंचनी बंद हो जाएगी, उस दिन प्रजातंत्र बिखर जाएगा। और सत्ता पर आसीन तो पार्टियां यही चाहती हैं कि उनसे सवाल पूछे जाने बंद हो जाएं। क्या आप ऐसा ही चाहते हैं? सोचिएगा, कम से कम इस अंधी नफरत से खुद को दूर रखिएगा। ये जो लिस्ट तैयार होती हैं उसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति जिसका अपना परिवार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार की, उसके बारे में इस तरह का प्रसार हो कि वो आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, आप न सिर्फ उस आदमी की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ उस संस्था की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ उस पुलिस की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। और मैं क्यों कह रहा हूं आपकी है? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उस पर आप अमल भी कभी कभार लाते हैं। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर अक्सर ऐसे पत्रकार जो मौजूदा सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें किस तरह से घेर दिया जाता है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि संसद मार्ग के पास छात्र नेता उमर खालिद के साथ क्या हुआ था? यह सब उस नफरत की संस्कृति का एक परिणाम है, और यह सब उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो आपकी आवाज बन के उस आवाज को उठा रहे हैं। इस बात पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यह एक बदनुमा हकीकत है, और उस बदनुमा की हकीकत के आप और हम हिस्सा बन गए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।